नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया, नया विजन दिया और आज उसी पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया गया और पीएम मोदी ने कहा, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और आज हमारी चर्चा का फोकस भी यही है कि कैसे भारत की समुद्री ताकत को मिल रही है संकल्प से सिद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को आज समर्पित किए। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर हुए समारोह में पीएम ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीर का जलावतरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि ये भारत में बने हैं। आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचान बना रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया, सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की भारत की नीति का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत जैसे मैरीटाइम देश की बड़ी भूमिका है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को एंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। तो 3 अग्रणी युद्धपोत आज देश को समर्पित और भारत की समुद्री ताकत में किस तरह से हुई है, इससे वृद्धि, यही हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। आईएनएस नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं तो P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का ये पहला जहाज है और नौसेना की मजबूती में महत्वपूर्ण कदम। इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसे तैयार किया है। मेक इन इंडिया है, इसमें एडवांस सर्वाइबिलिटी, सी कीपिंग शामिल हैं और इसी को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि स्वदेशी फ्रिगेट की अगली जनरेशन का ये प्रतीक है। स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता भी इसे बेजोड़ बनाती है और इसके साथ ही चेतक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन इससे संभव है और इसके साथ ही इसमें एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है और यही खूबियां इसे बेहतरीन बनाती हैं। आईएनएस सूरत की बात करते हैं तो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का ये चौथा और अंतिम जहाज है। दुनिया के सबसे बड़े विनाशकारी जहाज़ों में से ये एक है और बड़ी ताकत ये देता है समुद्र को। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है, तो ये भी इसकी खूबियों में शामिल है। एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से ये लैस है और बेहतरीन इसे कहा जा सकता है। अगर आईएनएस वाक्षीर की बात करें तो P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। इसके साथ ही इसे बनाने में फ्रांस के नेवी ग्रुप की मदद भी ली गई है और इसके साथ ही दुनिया की सबसे शांत और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से ये एक है। साथ ही एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, वायर गाइडेड टॉर्पीडो,
और इसके साथ ही एंटी शिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से भी ये लैस है। तो एडवांस तकनीक है और अगर बात करें ये भारत में बने हैं तो आत्मनिर्भर भारत का भी बेजोड़ उदाहरण इसे कहा जा सकता है। किस तरह ये खास है, किस तरह से ये भारत की मजबूती के साथ साथ भारत को एक वैश्विक पार्टनर भी बना रहा है। समुद्री ताकत की अगर हम बात करते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और हमारे साथ नीरज राजपूत भी जुड़े हुए हैं जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सिन्हा जी, सबसे पहले अगर आपके पास आना चाहें तो आज का दिन कितना खास हो जाता है जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम अपनी बढ़ती समुद्री सैन्य शक्ति की बात करते हैं, जब हम बेजोड़ तकनीक की बात करते हैं। आपके दर्शकों को नमस्कार रमा जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भरता की जहाँ बात है तो नेवी ने उसने उस दिशा में काफ़ी लीड लिया हुआ है और आप देखेंगे कि वो 75% बताया गया कि हमारे भारतवर्ष के बने हुए हैं। जो 25% हैं वो भी हो जाएंगे, किंतु जो वो इंजन्स है उसमें उसको बनाने का काम अभी चल रहा है भारतवर्ष में। उसकी टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा समय लगता है। तो ये जो है, देखिए, हम एक बहुत ही मेजर मैरीटाइम कंट्री हो गए हैं दुनिया में। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े देश हमारे साथ मिलकर यहाँ पे वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, प्रशिक्षण करना चाहते हैं। और जो भी कोई बात हो, आप अगर स्ट्रेटेजिक सेंस में देखिए, भारत ने क्वाड में पार्टिसिपेट किया है, अमेरिका ने हमें उस क्वाड में रखा हुआ है, और इतनी सारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया है कि जो कठिनाइयाँ भारतवर्ष सॉल्व कर सकता है इंडियन ओशन में, वो और कोई नहीं कर सकता है। तो इंडो पैसिफिक तो ज़रूर है, लेकिन हमारी शक्ति, हमारी क्षमता जो है इंडियन ओशन रीजन में, अगर आप रेसिडेंट पावर की बात करें जो कि इंडियन ओशन के रहने वाले हैं, तो हम उसमें सबसे ज़्यादा सक्षम हैं जहाँ तक नौसेना का प्रश्न है। दूसरी चीज़ ये है रमा जी कि देखिए, जबकि लैंड वॉर होता है कभी भी, तो हमारे जो दो नेबर्स हैं जिसके साथ लैंड वॉर होने की चांसेस रहती हैं, संभावना है, तो अगर हमें लगेगा कि वो प्रेशर है हमारे आर्मी के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अगर ज़्यादा है, तो नौसेना उसमें भी काम देती है। बड़ी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं इसमें, सबमरीन में भी, जो कि पानी से ज़मीन के सतह पर मार कर सकती हैं और उन टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जिससे कि हमारी आर्मी का काम आसान हो जाए। इतनी उनकी लंबी दूरी वाली मिसाइलें हैं रमा जी कि आपको मैं ये बता दूं, मैंने वन ऑफ दिस शिप्स मैंने कमांड किया हुआ है, NS दिल्ली पहला शिप था वो इस श्रेणी का, लेकिन अब काफ़ी एडवांस्ड हो गया है, अब उससे भी ज़्यादा आगे चला गया है। तो मैं कहूँगा कि भारतवर्ष को एक पावरफुल मैरीटाइम नेशन की तरह तो देख रहे हैं लोग, लेकिन इसके आने से, इस शक्ति के आने से, और ख़ासकर हमारे जो एडवर्सरी हैं, जो भविष्य में यहाँ पर हमारे लिए कुछ कठिनाई पैदा कर सकते हैं, मुझे नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है। चीन अगर यहाँ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह को लेकर अगर आ गया, तो वो उनको 2 बार सोचना पड़ेगा। नेवी की स्ट्रेंथ इसी में है कि दूसरे लोग आपके ऊपर आंख ना उठा सके। इसको हम लोग कहते हैं नेवी इज़ अ फोर्स इन बीइंग। फोर्स है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि आप हमें आप मजबूर नहीं कर दीजिए। बिल्कुल एक सशक्त संदेश है। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सिन्हा साहब ने बताया कि जो हमारी नेवी है किस तरह से सशक्त हो रही है, वही आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जो सामुद्रिक चिंताएं हैं, अगर हम आज की बात करते हैं, एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन एक साथ कमीशन किया जाना किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी बताता है, हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बताता है, और किस तरह से ये भी बताता है कि हर तरह से तैयार है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा रमा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ तीन जो जंगी जहाज है, इसमें 2 हम लोग युद्धपोत और 1 सबमरीन, तीनों का एक साथ कमीशनिंग होगा। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि एक शिप कमीशनिंग हुई, एक पनडुब्बी की हुई है, तो लेकिन ये जब ये एक बार हो रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं ये ऐसा दर्शाता है कि भारत जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश था, यानी कि इम्पोर्टर था, हम सारे हथियार बाहर से ही खरीदते थे। हम चाहे गन्स हो, फाइटर जेट्स हो, हम लोग युद्धपोत हैं, ये सब हम लोग बाहर से ही लेते थे। लेकिन पिछले 1 दशक में हमने देखा कि किस तरह से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, और आत्मनिर्भर हो रहा है। 40 शिप्स जो अभी भारत में नेवी में जो कमीशन हुए हैं, उनमें से 39 तो भारत में ही बने। एक जो अभी आ रहा है सुशील, वो भारत
आ रहा है, रशिया में जो बनकर तैयार हुआ है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं, साथ ही अब हम दुनिया को अपना लोहा भी मनवा रहे हैं शिप बिल्डिंग में, यानी कि अब हम खुद अपने जंगी जहाज बना रहे हैं। हमने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर तैयार कर दिया है। तो अब हम दुनिया के जो हमारे मित्र देश है उनकी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी है, तो इस तरह से हम अपने युद्धपोत भी बनाकर दे सकते हैं अपने मित्र देशों को। उससे क्या हुआ कि जो हम भारत की बात कर रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा 2047 तक, उसमें डिफेंस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान होगा, इसका आप अंदेशा लगा सकते हैं। इसकी लगा सकते हैं कि किस तरह से जो डिफेंस सेक्टर है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है, शिप बिल्डिंग जो है, फाइटर जेट्स जो है, हमारी मिसाइल जो है, वो किस तरह से योगदान दे सकती है हमारे देश को विकसित बनाने में। तो ये मान सकते हैं कि ये दोनों काम कर रहा है। ये एक तो हमारी नौसेना को सशक्त बना रहा है, देश को सशक्त बना रहा है, रक्षा क्षेत्र में मजबूत बना रहा है, और बिल्कुल जैसे कि एडमिरल सिन्हा ने कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो एडवर्सरीज हैं, वो इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं डिटर करेगा, यानी कि रोकेगा उनको। पाकिस्तान जो एक बड़ी नेवी तैयार कर रहा है, उसके लिए एक डिटरेंस का काम करेगा, और साथ ही हमारे देश को आर्थिक तौर से भी जो है मजबूत बनाएगा। बिल्कुल। एडमिरल सिन्हा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारे जो ऑपरेशन से आप बता रहे थे कि आपने देखा भी है और उन्हें लीड भी किया है। अगर हम आर्थिक प्रगति की भी बात करें या एनर्जी सिक्योरिटी की बात भी करते हैं, तो इसमें कितना ज़रूरी हो जाता है कि टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टेड हों? रमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप विश्व का नक्शा देखें तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि दुनिया की करीब 80% जो हाइड्रोकार्बन है वो इसी क्षेत्र से गुजरती है जी। ज़्यादातर हमारे गल्फ़ के एरिया में, पर्शियन गल्फ़ में, या फिर अफ्रीका में, या फिर साउथ अमेरिका में। तो यहाँ से जो निकलता है ईंधन, वो इंडियन ओशन के रास्ते ही बाहर जाता है, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ। तो अगर 80% ईंधन यहाँ से जाता है, तो जिस रास्ते से जाता है, हम तो हमारे ऊपर ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है कि हम ऐसे हैं कि अंदर इंडियन ओशन में आने के लिए या जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बड़े संकीर्ण रास्ते हैं, 3-4 ही रास्ते हैं। और उस रास्ते को अगर हम निगरानी में रखें तो हम जो है एनर्जी सिक्योरिटी अपनी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उसका हम गारंटी दे सकते हैं। क्योंकि अगर वो निकले गल्फ़ से और भारत के दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए मलाक्का स्ट्रेट की ओर जाते हैं, तो वो एक्सपोज्ड हैं, उनके ऊपर पायरेसी, उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक, उनके ऊपर अभी आपने देखा कि हुथीज़ ने अटैक करना शुरू कर दिया था रेड सी के अंदर। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए नौसेना का पहला कर्तव्य है कीपिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। ये जो समुद्री रास्ते हैं एनर्जी के लिए, उसको खुला रखना भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे पहला चार्टर है। तो इसलिए ये जो है उसमें बहुत ही सक्षम है। आपने देखा होगा हुथी के टाइम में भी हमारे 20 वॉरशिप्स वो जो है करीब 100 दिन तक वहाँ लगे रहे और उन्होंने किसी को हाईजैक नहीं होने दिया, और जो पायरेसी अटेम्प्ट कर रहे थे उनको उन्होंने पकड़ लिया या फिर उन्हें भगा दिया। सिर्फ भारतीय जहाज़ों को नहीं, इनफैक्ट भारतीय जहाज़ कोई भी नहीं था उसमें, सारे जहाज़ किसी और देश के थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और हमने उनके भी लोगों को छुड़ाकर जहाज़ की रिपेयर करके वापस भेज दी। तो मैं ये कहूँगा कि हम जो है बड़े सक्षम हैं इस मामले में। समुद्री रास्ते, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नेवी का बहुत बड़ा रोल है, और ये सब चीज़ें जो आ गई हैं इससे एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ अपना ही नहीं, लेकिन जितने देश हैं जब तक वो हमारे फ्रेंडली हैं, दोस्त हैं, तो हम उनकी भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। रमा। बिल्कुल। और नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सी लाइन कम्युनिकेशंस की बात कही है, उन्हें ओपन रखना ज़रूरी है। अगर हमारे देश की बात करते हैं तो ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और समृद्ध, अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, उसे समर्थन करता है हमारा देश। उस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं, उस दिशा में बातचीत भी हुई है। अब जो है इस तरह के जो कदम हैं या इस तरह के जो भारत का योगदान है, ये इस सोच को कितना मजबूत करता हुआ दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल रमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हम लोग, जो हमारा देश ही है, हिंद महासागर हमारे देश के नाम से ही हिंद महासागर है, तो उसकी सुरक्षा तो हमारी जिम्मेदारी है ही है। हम उसकी सुरक्षा कर ही रहे हैं हिंद महासागर की, और हम लोग चाहेंगे नहीं कि कोई दूसरा देश उसमें अपना इन्फ्लुएंस या दबदबा बढ़ाए। लेकिन हमारी कोशिश ये भी है कि हमारी जो नौसेना है, भारतीय नौसेना है, ये एक ब्लू वाटर नेवी बने, और बन रही है। ये ब्लू वाटर नेवी का मायने ये है कि हम सिर्फ हिंद महासागर की सुरक्षा नहीं, हम जहां कहीं भी दुनिया के किसी भी, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट 7 समुंदर पार भी, वहां जाकर भी हमारी जो नौसेना है वो अपने फुटप्रिंट्स जो है वो जमा सकती है। और इसीलिए इंडो पैसिफिक की बात होती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा
कि हम लोग एक खुले समुद्र की बात करते हैं, जो साउथ चाइना सी है, चीन किस तरह से जो एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनको किस तरह से उनके खिलाफ वो धमकाता है, उनको आने नहीं देता है। तो उसके लिए भारत तैयार है इन देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ। हमने देखा कि फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दी, अभी खबर आई है कि इंडोनेशिया भी वो ब्रह्मोस मिसाइल लेने वाला है, वियतनाम भी। इन देशों की जरूरत है, इनको हमने शिप्स भी दिए, वियतनाम को हमने अपने खुद के शिप्स बनाकर दिए हैं उनको, इंडोनेशिया को भी हम लोग जरूरत हुई तो उनको भी दे सकते हैं। तो इसीलिए, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो INS सुशील आ रहा है, वो कितना आर्टिक रीजन से होता हुआ, मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ अब आ रहा है, वो लागोस पहुंच चुका है। तो हम लोग ये दिखाने के, हम लोग ये बताएंगे कि जब हम एक सुपर पावर की बात करते हैं कि हम एक ग्लोबल सुपर पावर हैं, तो हम उसमें दिखाएंगे कि हमारी नेवी किस तरह से, कहीं पर भी किसी भी मित्र देश को अगर हमारी जरूरत होगी तो हम उसके लिए हमेशा खड़े होंगे। हम खुद तो सशक्त हो ही रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं रक्षा क्षेत्र में, लेकिन हम मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी तैयार हैं, यानी कि हम दुनिया के देशों के लिए भी बनाने के लिए तैयार है। और जब भी अगर उनको जरूरत होगी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, किसी भी दुश्मन के लिए, कोई भी हो, एडवर्सरी कोई भी हो हमारे मित्र देशों का, उसके लिए हम, चाहे वो HADR के मिशन हो, उनको कोविड वैक्सीनेशन देनी हो, या फिर सिक्योरिटी की भी जरूरत हो, तो हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हर दृष्टिकोण से भारत आगे बढ़ रहा है। इन्हीं और एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एडमिरल सिन्हा, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो समुद्री क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां होती हैं, जिसमें चाहे हम आतंकवाद की बात करते हैं, चाहे हम हथियारों की या ड्रग्स की तस्करी की बात करते हैं, बड़ी जो है एक चुनौती के रूप में इसे देखा जाता है। किस तरह से इस पूरे क्षेत्र को बचाए रखना है वो बहुत ज़रूरी है, और इसे सेफ और प्रॉस्परस बनाने में भारत की भूमिका को किस तरह से देखते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी नीरज ने भी बताया, तो उसमें एक इस पूरे अगर हम बात करें सी इकोनॉमी में ग्लोबल पार्टनर बनने की जो बात है, उसमें भारत की किस तरह से एक महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। रमा जी, ये भी बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो देखिए, ये अभी दुनिया का कोई भी देश अगर चाहता है कि उसको समुद्री सुरक्षा चाहिए, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि उसमें जो ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने कुछ मेंशन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, पायरेसी हो, टेररिज्म हो, तस्करी हो, ये लोग जो है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना चाहते हैं और कभी कभी हाईजैक भी करना चाहते हैं ताकि वो एक्सटॉर्शन कर सकें, पैसे निकाल सकें उनके मालिकों से। तो ये सब रोकने के लिए दुनिया का कोई भी देश अगर चाहता है सपोर्ट, वो भारत के बिना इंडियन ओशन में नहीं कर सकता है। तो ये हमारी शक्ति है, जिसको मैं एक लाइन में ही कहना चाहता हूँ कि भारत के बिना कोई भी मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर आप सदर्न टिप पे खड़े हो जाइए तो आप वहाँ से 1500 किलोमीटर का अगर आप रेडियस बनाएं तो समझिए कि उसकी चौड़ाई करीब 3000 किलोमीटर और चारों तरफ उतनी चौड़ाई है उसकी 3000 किलोमीटर। तो उसके लिए जो हमारे क्षमता है, उसके लिए जो नंबर्स चाहिए हमारे, वो जहाज़ जो है, हमारे जहाज़ ऑलरेडी, हवाई जहाज़, सबमरीन और जहाज़ 24/7 7 जगहों पर डिप्लॉयड रहते हैं, ताकि उनको पता लगता रहे कि हमारे इंडियन ओशन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और इसको देखने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कहते हैं। तो ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यहीं दिल्ली के आसपास ही है उसका हेडक्वार्टर, और अभी उसमें हमारे साथ ऐसा नहीं कि कुछ सीक्रेट है उसमें जी, 28-29 देश जो है उसके मेंबर्स हैं और 6-7 देशों के नौसैनिक अधिकारी भी वहाँ पोस्टेड हैं। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस आपको बताती है किसी भी समय कौन कहाँ पर है। तो हमें आसानी होती है कि जो 7 जगहों पे हमारे लोग लगे हुए हैं मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, तो वो वहाँ से जाकर बिल्कुल तुरंत उसकी जो देखरेख कर सकें, कोई सुरक्षा प्रदान करनी हो तो कर सकें। तो हमारे बिना अब कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात इंडियन ओशन में खासकर करना और धीरे धीरे पूरे इंडो पैसिफिक में आज के दिन में संभव नहीं है।
दूसरे देश को हमसे मिलके रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। नीरज, जिस तरह से एडमिरल सिन्हा बता रहे हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी ये भी है कि जो प्रगति की यात्रा है इसको बढ़ाया जाए, और उसमें अगर लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं या एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करने की बात करते हैं, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी किए जाने की ज़रूरत है। यही आपसे जानना चाहेंगे कि किस दिशा में यहाँ भी काम हो रहा है। बिल्कुल। देखिए रमा, जो हमारे देश में बात चल रही है, अभी तो हम लोग देखते हैं कि हमारे थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों ही अलग अलग डोमेन्स में काम करती है, लेकिन अब जॉइंटनेस की बात बहुत ज्यादा आ रही है। वो इसीलिए आ रही है कि अभी जो लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है, तो अभी तीनों के अलग अलग नोड्स हैं, लेकिन अब इसमें शुरुआत हो चुकी है। थिएटराइजेशन से पहले, थिएटर कमांड बनने से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में जो लॉजिस्टिक हब तैयार किया गया है, उसमें तीनों ही थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का एक जैसा ही लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है, या बन भी किया है वो। और इसके अलावा दूसरे जगह में भी बनाए जा रहे हैं। गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में भी बनाने की बात चल रही है कि वहां पर भी एक जॉइंट लॉजिस्टिक हब होगा, तो वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा शिप बिल्डिंग में हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये अभी हमने देखा है कि नीलगिरी जो क्लास है, जैसा आपने बताया कि पहला ये शिप है इस क्लास का ये, तो इसमें ये 8 शिप्स बन रहे हैं। इनमें से 4 शिप्स जो है वो यही मजगांव डॉकयार्ड में बन रहे हैं, और 4 जो बन रहे हैं वो GRSC में बन रहे हैं, जो कि कोलकाता में है। गार्डन रिच शिपयार्ड है, वहां बन रहे हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है, वहां पर अलग बन रहे हैं। कोची शिपयार्ड अपने आप में एक, तो ये 4 बड़े शिपयार्ड जो हैं मिलकर ये हमारे देश की जो नेवी है उसको बहुत मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने INS अरिहंत और अरिगात का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि वो भी बल्कि बनकर तैयार हो चुकी है। बनकर क्या, वो हमारे जंगी बेड़े का हिस्सा बन चुकी हैं। दोनों ही न्यूक्लियर सबमरीन है और आगे भी बन रही है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 2 और न्यूक्लियर सबमरीन बन रही हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जाने वाले हैं, फ्रांस की यात्रा पे जाएंगे, अगले महीने जा सकते हैं, जो AI समिट है। उसमें बहुत बड़ी प्रबल संभावना है उसमें कि प्रधानमंत्री मोदी यही स्क्वाड्रन क्लास 6 सबमरीन बन चुकी हैं, इनकी जो फॉलो ऑन 3 और सबमरीन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने भी बताया था, नेवल ग्रुप के साथ बनी है फ्रांस की, तो 3 और सबमरीन यहाँ बनेगी इसी मजगांव डॉकयार्ड में। तो हमारी जो सबमरीन हम लोग बात करते हैं कि चाइना के पास इस समय 50, 60, 70 जितनी भी उनके पास सबमरीन है, हमारे पास अभी 16 सबमरीन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 30 तक इस संख्या को लेकर जाए, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम इस तरह से मेक इन इंडिया के तहत हम बनाएंगे, सबमरीन बनाएंगे, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे डीजल हो। अभी जो स्टिल्थ, जैसा आपने बताया था कि स्टिल्थ की ये सबमरीन है, वाघ सीट जो है ये स्टिल्थ की कैटेगरी में आ गई है। और जो हमारा जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें 6 और सबमरीन बनानी जानी है स्टिल्थ, उनमें भी खास तौर से जो API जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। सो हम आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि जो हमारी हमारी चुनौतियां हैं, एक तरफ चीन और पाकिस्तान, क्योंकि चीन अकेला ही नहीं कर रहा है या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग काउंटर करने के लिए, डिटर करने के लिए हमारी नौसेना तैयार है। बिल्कुल, नौसेना पूरी तरह से तैयार है। एडमिरल सिन्हा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अगर मेड इन इंडिया जो उत्पाद हैं वो आ रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो उसके लिए भी तैयार हैं, एक बड़ी तैयारी है। किस तरह से ये देश की जो इकोनॉमी है, अगर हम अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो उसको भी एक बूस्ट देता है, रोज़गार के अगर हम साधनों की बात करें या MSMEs की बात करें, क्योंकि जो कच्चे माल है या जो छोटे उत्पाद हैं वो वहीं से आते हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। रामा जी, आपने बिल्कुल कहा कि आपने सही नस टटोल लिया है। ये जो नौसेना की जो जहाज़ बन रहे हैं, चाहे सबमरीन्स बन रहे हैं, वो भारत, वो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। क्यों कि ये आपकी इकोनॉमी में एडिशन कर रहा है। आपने जैसा कहा, लोगों को रोज़गार मिलता है, और MSME जो है बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जहाज़ में या सबमरीन में कि उनकी वजह से आसपास में जो लोकल इंडस्ट्रीज़ तैयार की गई हैं। मैं न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बताता हूँ, कम से कम 200-250 छोटे छोटे जो कंपनियां हैं MSME जिसको कहते हैं, उन्होंने उसके वेरियस कंपोनेंट्स बनाए हैं, क्योंकि वो सबमरीन जो है, न्यूक्लियर सबमरीन पूरी तरह से भारतीय है, 100%, उसमें आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पहले सरकारों ने शायद नहीं समझा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे बहुत अच्छी तरह समझा है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका रिटर्न। आप देख लीजिए, पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, इस बार वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट करके मेरे ख्याल से लास्ट फिगर 28,000 करोड़ था। तो नीरज को शायद ज़्यादा पता हो, पत्रकार है वो। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है पैसा कमाने के लिए भारतवर्ष को। और अभी और कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे मिसाइलें ले रहे हैं, शिप्स तो हम दे ही रहे हैं, शिप्स दे रहे हैं, और एक प्राइवेट शिपयार्ड है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। L&T शिपयार्ड है
वो बना रही है, जो कि वियतनाम को हम छोटे जहाज़ दे रहे हैं। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एक छोटी सी प्रतिक्रिया नीरज आपसे भी लेना चाहेंगे। अगर हम समुद्रयान प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तमाम प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसमें वैज्ञानिकों को समंदर में 6000 मीटर की गहराई तक ये ले जाने वाला है और कुछ ही देश हैं जो इस सीमा तक पहुंचे हैं। अपने आप में देख सकते हैं कि बड़ी दूरदर्शिता के साथ काम हो रहा है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम अपनी समुद्री ताकत तो बढ़ा ही रहे, लेकिन हम लोग जो रिसर्च का जो काम है उस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा जो एक शिप है वो मॉरिशस गया था, वहां पर वो सर्वेक्षण के लिए गया था। हम अपने देश की जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी तो सर्वेक्षण कर ही रहे हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे समुद्री सीमाओं में हमारे क्या क्या है, हमारे इंडियन ओशन रीजन में क्या है। उसके साथ साथ जो सबमरीन किस तरह से ऑपरेट करती है उनको भी मदद मिलता है इस सर्वेक्षण से, इस सर्वे से। तो हमारा सर्वे मिशन मॉरिशस भी किया, उनकी भी मदद कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज का पता चलेगा वहां बिल्कुल कि क्या क्या, और ऑपरेशंस में भी बहुत मदद मिलती है इस तरह के सर्वे। बिल्कुल। भारत जो है अब उन लक्ष्यों को छू रहा है जो कि कुछ ही देश हासिल कर पाए हैं, और ये प्रगति अपने आप में दिखाती है, चाहे रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, या आर्थिकी की बात हो, या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक धाक की बात हो, सभी में एक बड़ी मजबूती है। एडमिरल सिन्हा और नीरज राजपूत, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।